हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। अगर आप लोग बीए फोर्थ सेमेस्टर में हैं और इकोनॉमिक्स पढ़ रहे हैं और 2026-27 में आप एग्जाम देने वाले हैं, एमसीक्यू बेस पर आपका पेपर होने वाला है, तो आज का ये महा मैराथन क्लास आपके लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होने वाला है। बीए फोर्थ सेमेस्टर में जब आप लोग इकोनॉमिक्स पढ़ते हैं तो आपके पेपर का नाम होता है मनी, बैंकिंग एंड पब्लिक फाइनेंस। और आज की वीडियो में मैं लेकर आ गई हूँ इसका वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज जो आपके एग्जाम में इस बार हर यूनिवर्सिटी में आने वाला है। अभी तक आपने कोई भी तैयारी नहीं की है और आपको काफ़ी ज़्यादा टेंशन है कि मैं क्या पढूं क्या ना पढूं, तो आज का ये महासंग्राम क्लास एंड तक ज़रूर देखिएगा। मात्र इस एक वीडियो से आप अपने एग्जाम की पूरी तैयारी कर सकते हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आपका पहला वेरी इंपॉर्टेंट एमसीक्यू है, देखिए मुद्रा का प्रमुख कार्य क्या है। तो मुद्रा का प्रमुख कार्य है विनिमय का माध्यम, यानी कि कोई वस्तु या सेवा अगर आपको खरीदना है, कोई वस्तु या सेवा अगर आपको खरीदना है तो आपको उसके लिए रुपए पैसे आपके पास होना ज़रूरी है। आप दुकानदार को जब रुपए दोगे तो उसके बदले वो आपको वो वस्तु या सेवा देगा, फ्री में नहीं देगा। क्यों? क्योंकि रुपए पैसे कमाने के लिए ही उसने दुकान खोली है। वो वस्तु या सेवा अगर बेच रहा है तो रुपए पैसे कमाने के लिए बेच रहा है। तो मुद्रा का सबसे प्रमुख कार्य है कि कोई भी चीज़ अगर आपको खरीदनी है तो आप पैसे से ही खरीद सकते हो, और अगर कुछ आपको बेचना है तो आप तभी बेचोगे जब उस वस्तु के बदले आपको रुपए पैसे मिलेंगे। नहीं मिलेंगे तो नहीं बेचोगे। तो देखो, मुद्रा का सबसे प्रमुख कार्य विनिमय का माध्यम होगा, तो ऑप्शन नंबर बी राइट है। वैसे तो मुद्रा के बहुत सारे कार्य हैं और सभी कार्य मैं आपको पढ़ा चुकी हूँ। आपके जो इकोनॉमिक्स के एमसीक्यूज़ हैं इनको आपको समझने के लिए अपने सिलेबस की 8 यूनिट पढ़ना ज़रूरी है, और 8 यूनिट पूरी डिटेल में मैं नोट्स के साथ कंप्लीट करवा चुकी हूँ। अगर आप इस वीडियो को पूरा एंड तक देख लेंगे तो आपके सारे इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज़ की तैयारी हो जाएगी। और अपनी 8 यूनिट पढ़ना मत भूलिएगा, क्योंकि जब 8 यूनिट पढ़ेंगे तभी इकोनॉमिक्स का एग्ज़ाम अच्छे से दे पाएंगे, क्योंकि इकोनॉमिक्स का एग्ज़ाम देने के लिए अपनी 8 यूनिट पढ़ना ज़रूरी है। दूसरा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मुद्रा मूल्य का मापक है, यह किस कार्य को दर्शाता है। यह मुद्रा के प्राथमिक कार्य को दर्शाता है, क्योंकि मुद्रा जो है मूल्य का मापक है। कोई वस्तु अगर 100 रुपये की है तो आप उसका मूल्य कैसे माप रहे हो? 100 रुपये की है तो आपने कह दिया ना कि हाँ ये 100 रुपये की है, 150 की है, 1000 की है, 10,000 की है, 1,00,000 की है। तो किसी भी जैसे वस्तु का मूल्य हम माप लेते हैं मुद्रा के माध्यम से कि इतने रुपए की है, तो ये मुद्रा का प्राथमिक कार्य है। ऑप्शन नंबर ए राइट है। मुद्रा का जितना भी कार्य है, प्राथमिक कार्य, द्वितीय कार्य, आकस्मिक कार्य, सब मैं आपको डिटेल में पढ़ा चुकी हूँ, तो आप देख कर पढ़ लीजिएगा। आपका अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मुद्रा का कौन सा कार्य भविष्य के भुगतानों को आसान बनाता है। तो भविष्य में जो पेमेंट करनी है, जो भुगतान करना है किसी भी चीज़ का, किसी वस्तु या सेवा का, तो मुद्रा का कौन सा कार्य इसको आसान बनाता है? स्थगित भुगतान का मानक जो है वो आसान बनाता है। ऑप्शन नंबर डी आपका राइट है। अगला है, मुद्रा का आकस्मिक कार्य कौन सा है। तो आय का वितरण करना मुद्रा का आकस्मिक कार्य है। ये सब कुछ मैं आपको डिटेल में समझाकर पढ़ा चुकी हूँ। ये सारे एमसीक्यूज़ आपको तभी समझ आएंगे जब आप अपनी 8 यूनिट को डिटेल में पढ़े होंगे। आपकी 8 यूनिट के अंदर जितने भी अलग अलग टॉपिक दिए गए हैं सब मैं पढ़ा चुकी हूँ। सबको पढ़े रहेंगे तभी आप इकोनॉमिक्स के एमसीक्यूज़ को समझ सकते हैं। बहुत सारे एमसीक्यूज़ आपको इसमें ऐसे मिलेंगे जो आपको ना समझ आए तो आप सोचेंगे ये कहाँ से पूछ रहा है, तो ये सब आपके सिलेबस से ही पूछ रहा है, लेकिन आपने अपनी यूनिट्स नहीं पढ़ी है तो आपको नहीं समझ आएगा। देखो, इकोनॉमिक्स इतना ईजी भी नहीं है कि आप केवल रट्टा मार कर पास हो जाएं। आपको समझने की ज़रूरत है और सब कुछ मैं आपको समझाकर पढ़ा चुकी हूँ। तो जब सब कुछ आपको डिटेल में मिल रहा है तो आप अच्छे से पढ़ाई कीजिए। अगला इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, बार्टर सिस्टम की मुख्य समस्या क्या थी। देखो, बार्टर सिस्टम के बारे में मैं आपको पढ़ा चुकी हूँ। बार्टर सिस्टम का मतलब है कि मान लो कोई व्यक्ति है, एक आदमी ये है, एक आदमी ये है। अब इस वाले आदमी को दाल की ज़रूरत है, इस वाले आदमी को चावल की ज़रूरत है। तो इसको, जिसके पास दाल की ज़रूरत है इसके पास चावल ज़्यादा है, और जिसको चावल की ज़रूरत है इसके पास दाल ज़्यादा है। अब ये दोनों एक दूसरे को जाने पहचाने, मतलब अब एक दूसरे से बात करेंगे और बताएंगे कि मेरे पास चावल ज़्यादा है, मेरे पास दाल ज़्यादा है, मुझे दाल की ज़रूरत है, मुझे चावल की ज़रूरत है। तो आपस में वस्तुओं का आदान प्रदान कर लेंगे। ये वाला इसको चावल दे देगा और ये वाला इसको दाल दे देगा। इस तरीके से क्या होगा, दोनों की ज़रूरतें भी पूरी हो जाएंगी और वस्तु का आदान प्रदान हो जाएगा। ये होता है बार्टर सिस्टम। तो इसमें उस ऐसे व्यक्ति को ढूंढने की ज़रूरत पड़ती है जिसके पास
वो वस्तु मौजूद हो और उसे ज़रूरत भी हो किसी अन्य वस्तु की, जिससे मतलब लेन देन करनी है, तभी तो वो वस्तु का आदान प्रदान करेंगे। लेकिन मुद्रा से ये आसान हो गया है कि दुकानदार से अगर हम कोई वस्तु खरीदते हैं तो उससे हम बदले में दूसरी वस्तु नहीं देते, जबकि हम रुपया उसको दे देते हैं, उसको मुद्रा दे देते हैं, और दुकानदार हमें वो वस्तु या वो सेवा दे देता है। तो बार्टर सिस्टम की ये समस्या थी दोहरी इच्छाओं का संयोग। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट है। अगला है मुद्रा के द्वितीयक कार्य में कौन शामिल नहीं है? तो मूल्य मापन जो है मुद्रा के द्वितीयक कार्य में शामिल नहीं है। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट है। आपका अगला वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मुद्रा की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता क्या है? तो सबसे महत्वपूर्ण विशेषता देखिए क्या है, सार्वभौमिक स्वीकृति। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट है। आपका नेक्स्ट वेरी इंपॉर्टेंट एमसीक्यू है, देखिए ये पिछले 4-5 सालों से पूछे जाने वाला एमसीक्यू है, तो आपको एकदम अच्छे से देख करके तैयार करके जाना है। मुद्रा के बिना कौन सी अर्थव्यवस्था संभव है? तो मुद्रा के बिना वस्तु विनिमय अर्थव्यवस्था संभव है, क्योंकि वस्तु विनिमय यानी बार्टर सिस्टम शुरू हो जाएगा अगर मुद्रा नहीं होगी तो ऑप्शन नंबर डी राइट है। लिक्विडिटी का अर्थ क्या है? इसका मतलब है तुरंत भुगतान करने की क्षमता। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट है। अगला इंपॉर्टेंट एमसीक्यू आपका है, मुद्रा का कौन सा कार्य कीमतों की तुलना को संभव बनाता है? तो मुद्रा का जो कौन सा कार्य है? तो मूल्य मापन। देखो मुद्रा मूल्य का मापन कर लेता है और कीमत को तोल सकते हो कि कौन सी वस्तु महंगी है, कौन सी सस्ती है, किसकी क्या कीमत है, तो इसकी कीमत क्या है, इसका मतलब कितना मूल्य होगा, ये सब कुछ मुद्रा के माध्यम से ही हम क्या कर पाते हैं, पता कर पाते हैं। तो ऑप्शन नंबर सी आपका राइट है। आपका अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मुद्रा के प्रयोग से कौन सी समस्या समाप्त होती है? तो मुद्रा के प्रयोग से दोहरी इच्छाओं का संयोग यानी कि बार्टर सिस्टम समाप्त हो जाता है। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट है। सब कुछ मैं आपको डिटेल में पढ़ा चुकी हूँ कि मुद्रा क्या है, मुद्रा का अर्थ, परिभाषा, इसकी उत्पत्ति कैसे हुई, या मुद्रा के कितने कार्य हैं, बार्टर सिस्टम क्या है, ये सारी चीज़ें मैं आपको पढ़ा चुकी हूँ। अगला है मुद्रा का आकस्मिक कार्य कौन सा नहीं है? तो विनिमय का माध्यम ये मुद्रा का आकस्मिक कार्य नहीं है। ऑप्शन नंबर डी आपका राइट है। आपका अगला मोस्ट इम्पॉर्टेंट एमसीक्यू है, देखिए डिफर्ड पेमेंट्स का संबंध किससे होता है? तो भविष्य के भुगतान से होता है। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट है। अगला मोस्ट इम्पॉर्टेंट एमसीक्यू आपका है, फैट मनी किसके आदेश से चलती है? तो सरकार के आदेश से चलती है। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट है। नेक्स्ट वेरी इंपॉर्टेंट एमसीक्यू है, किस प्रकार की मुद्रा का अपना आंतरिक मूल्य होता है? तो देखो धातु मुद्रा का अपना आंतरिक मूल्य होता है, और जितने प्रकार की मुद्रा होती है, धातु मुद्रा, कागजी मुद्रा, या जितने भी प्रकार की, सब मैं आपको डिटेल में पढ़ा चुकी हूँ। आपका अगला मोस्ट इम्पॉर्टेंट एमसीक्यू है, देखिए स्टैंडर्ड मनी का अर्थ क्या है? तो स्टैंडर्ड मनी का अर्थ होता है वह मुद्रा जो मानक के रूप में कार्य करती है। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट है। अगला इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, बैंक मनी में क्या शामिल है? तो बैंक मनी में जमा यानी डिपॉजिट शामिल है। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट है। अगला इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, पेपर मनी का निर्गमन कौन करता है? तो देखो केंद्रीय बैंक करता है, और हमारे भारत का केंद्रीय बैंक कौन सा है? आरबीआई है, यानी कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। तो हमारे देश में भी नोटों का निर्गमन कौन करता है? आरबीआई करता है। ये सब कुछ मैं आपको डिटेल में पढ़ा चुकी हूँ, आरबीआई के बारे में पढ़ा चुकी हूँ, और सबसे बड़ा व्यापारिक बैंक एसबीआई यानी कि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के बारे में मैं आपको पढ़ा चुकी हूँ, सब कुछ डिटेल में पढ़ा चुकी हूँ। तो सारी वीडियोस आप देखिएगा, प्लेलिस्ट में सब कुछ ऐड है। आपका नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, मेटालिक मनी का एक उदाहरण है। तो मेटालिक मनी में सिक्के आ जाएंगे जो कि मेटल यानी धातु से बने होते हैं सिक्के। तो आपका ऑप्शन नंबर जो सी है वो राइट है। आपका अगला मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, इंटरनेशनल मनी का उदाहरण क्या है? तो देखो रुपया हो गया, सिक्के, चेक, ये सब नहीं, लेकिन डॉलर जो है ये इंटरनेशनल मनी है। तो ऑप्शन नंबर सी आपका राइट है।
अगला है ग्रेशम का नियम किससे संबंधित है। तो ग्रेशम का नियम बहुत ही इम्पोर्टेंट है आपके एग्ज़ाम के लिए, और एक डिटेल वीडियो मैंने ग्रेशम के नियम पर बनाई है और बहुत अच्छे से सब कुछ आपको समझा कर मैंने पढ़ा दिया है, तो आप देख लीजिएगा। आपके इकोनॉमिक्स का पूरा जितना भी टॉपिक है सब कुछ मैं आपको डिटेल में पढ़ा चुकी हूँ। तो देखो, ग्रेशम का जो नियम है वो किससे संबंधित है, वो मुद्रा से ही संबंधित है। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट है। अगला इम्पोर्टेंट एमसीक्यू आपका है, देखिए ये बहुत ज़्यादा वेरी वेरी इम्पोर्टेंट आपके लिए है। ग्रेशम्स लॉ का मुख्य कथन क्या है, यानी ग्रेशम के नियम का मेन कथन क्या है। तो बुरी मुद्रा अच्छी मुद्रा को बाहर कर देती है, यानी कि ग्रेशम का नियम ये कहता है कि देखो देखो अगर कोई पुराना सिक्का है या पुराना नोट है, रुपए का कोई पुराना नोट है, तो अगर नया नोट चलन में आ जाए तो जितने भी लोग होते हैं वो नए नोट को रख लेते हैं और पुराने ही नोट को चलाते हैं। तो क्या होता है कि जो नई मुद्रा होती है, अच्छी मुद्रा होती है, वो चलन से बाहर हो जाती है। बुरी मुद्रा जो है अच्छी मुद्रा को चलन से बाहर कर देती है। तो ऑप्शन नंबर बी आपका राइट है। आपका अगला इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, ग्रेशम का नियम किस स्थिति में लागू होता है। तो जब दो मुद्राएं समान अंकित मूल्य पर चलती हैं। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट है। आपका अगला वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ग्रेशम्स लॉ का नाम किस अर्थशास्त्री के नाम पर पड़ा। तो आपको अपना ऑप्शन देखकर ही पता चल जाएगा, थॉमस ग्रेशम के नाम पर ही ग्रेशम नियम पड़ा, क्योंकि इन्होंने ही इस नियम को दिया था। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट है। अगला है, यह नियम किस प्रकार की अर्थव्यवस्था में अधिक स्पष्ट होता है, यानी ग्रेशम का नियम। तो ये द्विमुद्रा प्रणाली में क्या होता है, स्पष्ट होता है। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट है। यदि बाजार में दो प्रकार की मुद्रा हो, एक अच्छी और एक बुरी, तो क्या होगा। तो अच्छी मुद्रा चलन से बाहर हो जाती है और बुरी मुद्रा चलन में ही रह जाती है। बुरी मुद्रा प्रचलन में रहेगी और अच्छी मुद्रा प्रचलन से बाहर हो जाएगी। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट है। आपका अगला मोस्ट इम्पॉर्टेंट एमसीक्यू है, देखिए पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में मुद्रा की मुख्य भूमिका क्या होती है। तो लाभ अधिकतमकरण को प्रोत्साहित करना। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट है। आपका अगला इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, समाजवादी अर्थव्यवस्था में मुद्रा की भूमिका सीमित क्यों होती है। तो देखो, निजी संपत्ति नहीं होती, कीमतें सरकार तय करती है, लाभ का उद्देश्य नहीं होता, उपरोक्त सभी। ऑप्शन नंबर डी आपका राइट है। अगला इम्पोर्टेंट एमसीक्यू है, समाजवादी अर्थव्यवस्था में संसाधनों का आवंटन कैसे होता है। देखो, पूंजीवादी अर्थव्यवस्था हो या समाजवादी अर्थव्यवस्था हो या मिश्रित अर्थव्यवस्था हो, सब मैं आपको डिटेल में पढ़ा चुकी हूँ। हर एक टॉपिक आपका अपलोड है डिटेल में, और एमसीक्यूज़ इस वीडियो में मैं कवर कर रही हूँ, तो ये वीडियो आपके एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट होगी। अगला क्वेश्चन आपका क्या है कि समाजवादी अर्थव्यवस्था में संसाधनों का आवंटन कैसे होता है। तो केंद्रीय योजना के द्वारा होता है। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट है। आपका अगला इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, पूंजीवादी व्यवस्था में निवेश का निर्णय कौन करता है। तो निजी उद्यमी करते हैं, क्योंकि पूंजीवादी जो होता है इस पर निजी स्वामित्व होता है और सरकार का इसमें कोई नियंत्रण या कोई हस्तक्षेप नहीं होता। तो ऑप्शन नंबर सी आपका राइट है। आपका अगला इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, समाजवादी और पूंजीवादी व्यवस्था के बीच संतुलन कौन बनाता है। तो मिश्रित अर्थव्यवस्था जो है, समाजवादी और पूंजीवादी अर्थव्यवस्था दोनों का मिश्रण होता है, इसलिए इसको मिश्रित अर्थव्यवस्था के नाम से जाना जाता है। और मिश्रित अर्थव्यवस्था में समाजवादी और पूंजीवादी व्यवस्था दोनों के गुण पाए जाते हैं, तो इसलिए ये इन दोनों के बीच में संतुलन बनाता है। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट है। आपका अगला इम्पोर्टेंट एमसीक्यू है, देखिए व्यापारिक बैंक का मुख्य कार्य क्या है। व्यापारिक बैंक का मुख्य कार्य क्या होता है, जमा स्वीकार करना और ऋण देना, यानी कि उसमें पैसे जमा किया जाता है और वो ऋण देने का भी काम करता है। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट है। अगला है, क्रेडिट क्रिएशन का संबंध किससे होता है। तो क्रेडिट क्रिएशन का संबंध व्यापारिक बैंक से होता है। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट है। अगला है, बैंक द्वारा सृजित क्रेडिट की सीमा किस पर निर्भर करती है। तो नगद आरक्षित अनुपात पर निर्भर करती है। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट है। आपका अगला मोस्ट इम्पोर्टेंट एमसीक्यू है मेरे प्यारे बच्चों, देखिए अगला इम्पोर्टेंट एमसीक्यू आपका है, ओवरड्राफ्ट सुविधा किससे संबंधित है। तो ओवरड्राफ्ट सुविधा जो होती है चालू खाता से संबंधित है। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट है।
आपका अगला इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है कैश रिजर्व रेशियो किसके द्वारा निर्धारित किया जाता है। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एमसीक्यू। ये केंद्रीय बैंक के द्वारा निर्धारित किया जाता है। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट है। केंद्रीय बैंक के बारे में भी मैं आपको पूरा पढ़ा चुकी हूँ। अगला इम्पोर्टेंट एमसीक्यू आपका है बैंक रेट का संबंध किससे है। तो बैंक रेट का संबंध होता है केंद्रीय बैंक द्वारा उधार दर। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट है। आपका अगला इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है रेपो रेट का संबंध किससे है। तो इसका संबंध किससे होता है। इसका संबंध होता है केंद्रीय बैंक से व्यापारिक बैंक। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट है। आपका नेक्स्ट वेरी इंपॉर्टेंट एमसीक्यू है, देखिए बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट का उद्देश्य क्या है। इसका उद्देश्य है बैंकिंग नियंत्रण। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट है। ये सारे एमसीक्यू वेरी वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट हैं, हर साल एग्जाम में रिपीट होते हैं। पिछले 4-5 सालों से हर यूनिवर्सिटी में ये क्वेश्चंस रिपीट हो रहे हैं, तो आप इनको एकदम अच्छे से रट करके जाइएगा, तैयार करके जाइएगा। अगला इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है फॉरेन बैंक किसे कहा जाता है। फॉरेन बैंक वो बैंक होता है जिसका मुख्यालय विदेश में हो। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट है। अगला है रीजनल रूरल बैंक का मुख्य उद्देश्य क्या है। तो इसका मुख्य उद्देश्य होता है ग्रामीण क्षेत्र का विकास करना। ऑप्शन सी आपका राइट है। अगला है शेड्यूल्ड बैंक किसे कहते हैं। तो शेड्यूल्ड बैंक वो होता है जो आरबीआई की सूची में। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट है। आपका अगला इम्पॉर्टेंट एमसीक्यू है नॉन शेड्यूल्ड बैंक की विशेषता क्या है। तो इसकी विशेषता है कि ये सूची में शामिल नहीं होता, यानी आरबीआई की सूची में शामिल नहीं होता। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट है। अगला है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना कब हुई। तो 1935 यानी कि 1935 में आरबीआई की स्थापना की गई थी। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट है। आपका अगला इम्पोर्टेंट एमसीक्यू है आरबीआई का राष्ट्रीयकरण कब हुआ। तो सब कुछ मैं आपको पढ़ा चुकी हूँ। इसका राष्ट्रीयकरण हुआ था 1949 में। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट है। अगला है आरबीआई का मुख्य कार्य क्या है। तो मुद्रा का निर्गमन करना। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट है। आपका अगला इम्पोर्टेंट एमसीक्यू है मॉनेटरी पॉलिसी का संचालन कौन करता है। ये बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट एमसीक्यू है आपके लिए। मॉनेटरी पॉलिसी का संचालन आरबीआई के द्वारा किया जाता है। ऑप्शन बी आपका राइट है। अगला है आरबीआई का मुख्यालय कहाँ स्थित है। तो मुंबई में स्थित है। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट है। अगला इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है आरबीआई किस अधिनियम के अंतर्गत कार्य करता है। तो ये आरबीआई एक्ट 1934 के एक्ट के अंतर्गत कार्य करता है। ऑप्शन बी आपका राइट है। अगला है लोक वित्त का मुख्य उद्देश्य क्या है। तो लोक वित्त का मुख्य उद्देश्य है सामाजिक कल्याण को बढ़ाना। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट है। अगला है लोक वित्त किसका अध्ययन करता है। तो लोक वित्त किसका अध्ययन करता है। लोक वित्त सरकार की आय और व्यय का अध्ययन करता है। ऑप्शन सी आपका राइट है। अगला है पब्लिक एक्सपेंडिचर का अर्थ क्या है। तो पब्लिक एक्सपेंडिचर का अर्थ होता है सरकारी खर्च। तो ऑप्शन बी आपका राइट है। अगला है बजट क्या दर्शाता है। बजट जो है आय और व्यय का विवरण दर्शाता है। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट है। अगला मोस्ट इम्पॉर्टेंट एमसीक्यू आपका है लोक वित्त का संबंध किससे अधिक है। तो इसका संबंध सरकारी क्षेत्र से अधिक है। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट है। आपका अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है डायरेक्ट टैक्स का उदाहरण क्या है। तो डायरेक्ट टैक्स में आपका आ जाता है आयकर, यानी जो आपका इनकम टैक्स है ये डायरेक्ट है, जबकि जीएसटी इनडायरेक्ट है। ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर जो होगा सी राइट है। अगला है इनडायरेक्ट का उदाहरण क्या है। तो जीएसटी इनडायरेक्ट है। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट है। सब कुछ मैं आपको पढ़ा चुकी हूँ। आपका अगला मोस्ट इम्पॉर्टेंट एमसीक्यू है द्विधातुमान का प्रारंभ किस शताब्दी में हुआ। तो 17वीं शताब्दी में हुआ। ऑप्शन नंबर 1 आपका राइट है। जिस अर्थव्यवस्था में स्वर्ण और रजत धातु की प्रधान मुद्रा चलती है उसे क्या कहते हैं। उसे द्विधातुमान कहते हैं। अगला है पत्र मुद्रा का अन्य नाम क्या है।
तो पत्र मुद्रा का अन्य नाम होगा साख मान, प्रतिबंधित करेंसी, चलन विनिमय मान, ये सभी। तो ऑप्शन नंबर 4 यहाँ पर आपका राइट है। आपका अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, देश की प्रधान मुद्रा कागज की होती है, तो पत्र मुद्रा मान में होती है। ऑप्शन नंबर 4 आपका राइट है। अगला है, पत्र मुद्रा मान किस अवधि में अपनाया गया, तो 1956 के बाद अपनाया गया। ऑप्शन नंबर आपका 4 राइट है। आज की वीडियो में मैंने जितना भी एमसीक्यू आपको बताया है, आप इनको तैयार कर लीजिएगा। ये इकोनॉमिक्स का वेरी इंपॉर्टेंट एमसीक्यू है ऑल यूनिवर्सिटी के एग्जाम 2026-27 के लिए। और इकोनॉमिक्स के अलावा भी आपके हर एक सब्जेक्ट की क्लासेस चल रही हैं, तो देखकर अच्छे से एग्जाम की तैयारी करते रहिए। बेस्ट ऑफ लक। हम मिलते हैं अगली वीडियो के साथ।